मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये है सोशल स्टडीज़ का क्लास। सोशल स्टडीज़ के क्लास में जैसे हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक, तो ये अलग अलग 3 पार्ट में आता है। पहला पार्ट जो है वो है ज्योग्राफी, दूसरा है हिस्ट्री, तीसरा है सिविक्स। कुछ पोर्शन हम लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, कुछ हिस्ट्री के अंदर, कुछ सिविक्स के अंदर। ज्योग्राफी के कुछ पोर्शंस हैं जो कि आपके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज होंगे, उसी तरह हिस्ट्री का है, उसी तरह सिविक्स का है। तो सोशल स्टडीज़ की क्लासेस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग पहला पार्ट ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी अगर हम अब देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है। 6th में भी आपने पढ़ा था ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी से कंसर्निंग बहुत चीज़ों को जाना था। अब देखिए जो ज्योग्राफी का पोर्शन है जिसमें हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है क्या या किस तरह की चीज को हम लोग कहते हैं? एनवायरनमेंट्स मतलब होता है वेयर अबाउट्स, अपने आसपास की चीज। कोई भी एक चीज अगर हम लोग लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके चारों तरफ जितनी चीजें होती हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं, उन सब को कंप्लीटली उसका एनवायरनमेंट कहेंगे। तो एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी जो है आपके एक टर्म होता है जो ये डिफाइन करता है कि हाँ, किसी भी जो आपके एक तरह से कोई भी चीज़ है उसका एनवायरनमेंट अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट एक्चुअल में उसकी सराउंडिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं या उसके रिलेशन के बारे में जो है हम लोग जानते हैं। तो इसको आगे चल करके जैसे मान लीजिए कि आपके डिफाइन इकोसिस्टम से भी किया जाता है। तो अभी फिलहाल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ या क्या किसको हम लोग कहते हैं वो पहले हम लोग डिफाइन कर लें। एनवायरनमेंट जो है अगर हम लोग कहें तो एनवायरनमेंट एक तरह का ऐसा जो है स्फीयर है जिसमें कई चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे अर्थ के एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो अर्थ का सरफेस अपने आप में उसकी स्टडी, अर्थ के ऊपर चारों तरफ से अर्थ घेरा हुआ है किससे? एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर की स्टडी। अर्थ के सरफेस पर लैंड भी आता है, वाटर भी आता है, तो स्टडी ऑफ लैंड एंड स्टडी ऑफ वाटर दोनों इंक्लूड होगा। फिर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, उनकी स्टडी भी जो है आपके एक तरह से होगी। और ये सारी चीज कंप्लीटली आपस में एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, ये सब कुछ क्या आता है, ये एनवायरनमेंट में आता है। तो एनवायरनमेंट को अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर लिविंग थिंग्स भी होंगे और नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कहा एयर को हमने नॉन लिविंग मान लिया, या कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि गैसियस स्टेट में है आप ये कह सकते हैं, और जो है आपके एक तरह से अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए गैसेस जो हैं उन्हीं को हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। फिर आया लैंड। लैंड पे आपके 2 तरह की चीजें हैं, आपके लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। लिविंग में जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, या ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। और बाकी नॉन लिविंग में जैसे आपके रॉक्स आ जाते हैं, लैंड सरफेस हो गया या वाटर हो गया। वाटर के अंदर जो क्रीचर्स होते हैं वो लिविंग है। वाटर क्या है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग जो है आपके पार्ट में आएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग डिफाइन करें तो एनवायरनमेंट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलकर के बना होता है। और एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए, एनवायरनमेंट को जानने के लिए, एनवायरनमेंट जो है आपके एक तरह से स्टडी है, स्टडी ऑफ लैंड, एयर, वाटर, एनिमल, प्लांट, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये सारी चीजें आती हैं, ये सब आपस में एक दूसरे का कोरिलेशन, लैंड वाटर से कैसे जुड़ा है, ह्यूमन बींग्स कैसे प्लांट से जुड़े हैं, प्लांट्स एनिमल से कैसे जुड़ा है, एनिमल्स ह्यूमन बींग से कैसे जुड़े हैं, ये कंप्लीटली चीज जो होती है, कंप्लीट स्टडी जो होती है, इसी को हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो ये एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाता है। अब देखिए एनवायरनमेंट को अगर हम जो है आपके डिवाइड करें तो हम ये 4 पार्ट में आपके डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट मींस पहला हो गया लैंड। हमने आपको बताया अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे लैंड भी होगा, वाटर भी होगा, तो कुछ वाटर सरफेस हो गया, लैंड हो गया। और अर्थ के चारों तरफ क्या है आपके एयर है। तो लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। ये क्या है? अर्थ के चारों तरफ। और
अर्थ के सरफेस पर कुछ जो ये क्या है, ये नॉन लिविंग्स में आप मान सकते हैं। और लिविंग में क्या आ जाएगा, इसी में अर्थ के सरफेस पर जितने भी एनिमल्स हैं ये आ जाएंगे, जितने भी प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे, इवन ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे। एनिमल्स में आप इंक्लूड ह्यूमन बींग्स को भी कर सकते हैं। तो जितना भी आपके एक तरह से अर्थ के सरफेस पर एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी, लैंड, एयर, वाटर, ये कंप्लीट स्टडी को हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट। इस स्टडी में हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले जानना होता है, जैसे अगर हम लैंड पढ़ रहे हैं तो लैंड स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। कहीं पर लैंड स्ट्रक्चर माउंटेनियस हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, कहीं पर जो है आपके प्लेन सरफेस हो सकते हैं जहां नदियों के आसपास की जगह होती है, रिवर्स जहां फ्लो करती हैं, कुछ प्लेट्यू वाले रीजन हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि लैंड सरफेस किस तरह का है। वाटर सरफेस भी डिफाइन होता है अलग अलग तरीकों से। रिवर भी हो सकती है, एक पॉन्ड भी हो सकता है, एक जो है आपके सी भी हो सकती है, या ओशन भी हो सकता है। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी है, इस तरह से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एयर, आपको पता है एयर इज अ कंपोजिशन ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये मेनली जो है आपकी गैसेस होती हैं जो कि पाई जाती हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन होती है, और बाकी ट्रेसेस में बहुत कम जो है आपके 0.03% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मेनली अगर हम लोग देखें तो जो स्टडी हम लोग करते हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है वो आपके एयर के पार्ट में आ जाते हैं। और ह्यूमन बींग्स के लिए अगर हम कहें, अगर ह्यूमन बींग्स को एक्सक्लूड कर दें तो एक तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए लैंड, एयर, वाटर और एनिमल्स, प्लांट्स क्या है, फूड है एक तरह से। ह्यूमन बींग्स के फूड है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, ये सब क्या है, ये सब प्लांट्स में आते हैं। बहुत सारे जो है आपके एनिमल्स जो होते हैं उनको हम लोग खाते हैं, तो वो क्या है कि ह्यूमन बींग्स के फूड में आते हैं। तो ये कंप्लीट चीज मिल करके एक एनवायरनमेंट को कंस्ट्रक्ट करती है, एक एनवायरनमेंट को बनाती है। अब देखिए बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से हम किन किन चीजों को मिला करके हम एनवायरनमेंट को बना सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें मिल करके जो है आपके एक तरह से एनवायरनमेंट बनता है, उसको हम लोग देखें। तो एनवायरनमेंट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो तीन पार्ट में बनता है, तीन तरीके से। एक क्या होता है, एक होता है नेचुरल। नेचुरल किसको कहा जाता है, वो चीजें जो अपने आप जो है नेचर ने बनाई है, या आप ये कह सकते हैं गॉड ने, अल्लाह ने जो इतनी चीजें पर बनाई, वो सब क्या है, वो सब जो है आपके एक तरह से नेचुरल चीज हो जाती है। तो ये नेचर होता है, जैसे प्लांट्स जो है आपके उग रहे हैं, क्रॉप्स हैं, है ना, एनिमल्स आ गए, तो ये सब क्या है, ये एक तरह से नेचुरल चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान सीख करके कुछ चीजें बनाता है। तो इवन ह्यूमन बींग्स चीजों को बनाते हैं, वो क्या है, वो आर्टिफिशियल चीजें हो जाती हैं। तो आर्टिफिशियल चीज में क्या है, आर्टिफिशियल चीज में जैसे ह्यूमन बींग्स ने बिल्डिंग बना दी, ब्रिज बना दिया, या आपके सड़क बना दी, तो ये सब क्या है, ये एक तरह से आपके एक तरह से आर्टिफिशियल चीज हुई। तो आर्टिफिशियल मीन्स होता है तो मैन मेड होता है। तो एक मैन मेड चीजें हैं और एक नेचर मेड चीजें हैं। तो इसलिए कंपोनेंट को अगर आप देखें तो पूरे एनवायरनमेंट में कोई जरूरी नहीं कि वही चीजें होंगी जिसके बारे में हम लोग स्टडी, क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पर जब स्टडी कर रहे हैं तो अर्थ के सरफेस पे सिर्फ लैंड और वाटर तो रहता नहीं है, या एनिमल्स और प्लांट्स तो रहते नहीं है, उसी पर सड़क भी बनी होती है, वहीं पर आपने एक मॉल भी बना रखा है, वहीं पर आपने रहने की एक बड़ी सी बिल्डिंग भी बना रखी है, वहीं पर स्कूल का भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहीं पर हॉस्पिटल भी बने हुए हैं। ये सब क्या है, ये सब मैन मेड थिंग्स होते हैं। तो इस तरह से आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट दो चीजों से मिलकर के बनता है, कुछ नेचर बनाता है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। तो इन दोनों से मिल करके जो कंप्लीट चीज बनती है, इसी को हम एनवायरनमेंट डिफाइन करते हैं। तो ये कंपोनेंट हो जाते हैं एनवायरनमेंट के। अब कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल, नेचर में क्या है, नेचर में भी दो चीजें हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होता है, बायोटिक अभी हमने आपको बताया था
जैसे बायोटिक मीन्स बायो मतलब होता है लाइफ, वो चीजें जो लाइफ से जुड़ी हैं। अबायोटिक मतलब जो लाइफ से नहीं जुड़ी हैं, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, वो अबायोटिक हो गया। और बायोटिक मीन्स जिसके अंदर लाइफ है। तो बायोटिक जो जितने भी आपकी चीजें हैं, जैसे प्लांट्स एनिमल्स, इसके अंदर लाइफ है, ये क्या हो गए, ये आपकी एक तरह से बायोटिक चीज हो गई। ये किसने बनाया, नेचर ने बनाया। तो नेचर मेड है, लेकिन जिसके अंदर जान है। नेचर ने ऐसी चीज भी बनाई जिसके अंदर जान नहीं है। तो नेचर के वजह से दो चीजें बनी है, एक जान वाली चीज है जो जिंदा रहते हैं, और एक जो है आपके जिनके अंदर जान नहीं है, जिसको आप बहुत इनिशियल स्टेज से पढ़ते चले आए सोशल स्टडीज में, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो नेचर ने ही बनाया है, कुछ लिविंग थिंग्स भी और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी। तो लिविंग थिंग्स में क्या आएगा, बायोटिक। तो अब लिविंग थिंग्स का नाम क्या हो गया, जैसे आप छोटे क्लास में थे तब लिविंग थिंग्स पढ़ते थे, अब बड़े क्लास में जैसे जैसे आप आएंगे अब साइंस की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, वही लिविंग थिंग्स अब बड़े क्लासेस में क्या कहलाएगा, बायोटिक। ठीक है ना। जब आप छोटे थे तो आपने कहते थे नॉन लिविंग थिंग्स, जो जी नहीं रहे हैं, जिनके अंदर जिंदगी नहीं है, जिसके अंदर लाइफ नहीं है। अब आप बड़े क्लास में आ रहे हैं, तो बड़े क्लास में आने की वजह से अब आप सही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो पहले हम नॉन लिविंग थिंग्स, उसका एक वर्ड बना है अबायोटिक। तो अबायोटिक जो है वर्ड जो है आपके बना हुआ है, बायोटिक वर्ड बना हुआ है, उसको अब हम लोग यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अब आप बड़े क्लास में आ गए। जैसे जैसे क्लास में चलेंगे आपकी टर्मिनोलॉजीज चेंज होती जाएंगी। तो वही जो लिविंग थिंग था वही बायोटिक था, वही बायोटिक में अब चेंज हो गया। जो नॉन लिविंग थिंग्स आप पढ़ते थे वो अबायोटिक हो गया। तो लिविंग थिंग्स में क्या है, अर्थ के सरफेस पर क्या है, नेचर ने क्या बनाया, प्लांट्स और एनिमल्स को। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, आपके लैंड सरफेस आ गया। तो लैंड सरफेस जो है वो आपके इसमें आता है। अब देखिए नेचर मेड में, नेचुरल मेड के कंपोनेंट्स में, पहले नेचर की हम बात करें तो नेचर मेड में अगर आप देखें तो पहली चीज ये आती है कि लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं। बायोस्फीयर में क्या है, पेड़ पौधे हैं, आपके प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सब जितनी जितनी चीजें हैं वो सब क्या है, आपके बायोस्फीयर कहलाते हैं। अब देखिए लिविंग थिंग्स को ही बायोटिक कहा गया या बायोस्फीयर। बायो मतलब लिविंग, स्फीयर मतलब रीजन, क्षेत्र। तो ऐसा रीजन जिसमें कि सभी जिंदगी वाले चीजें पाई जाती हैं, तो उसको बायोस्फीयर कह दिया गया। तो बायोस्फीयर या बायोटिक चीज जो हो गया, तो प्लांट्स और एनिमल्स हो जाता है जो कि पाया जाता है। फिर आपके लैंड सरफेस में जो आपके, हमने आपको बताया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है, लिथो मतलब होता है रॉक्स, स्फीयर मतलब होता है रीजन, जिसका मतलब होता है रीजन ऑफ रॉक्स। रीजन ऑफ रॉक्स का मतलब जो अर्थ के सरफेस पे जो जमीन है, जमीन की स्टडी जब हम लोग करते हैं तो वो लिथोस्फीयर होता है, रीजन ऑफ रॉक्स की स्टडी। तो रीजन ऑफ रॉक्स के मतलब क्या हुआ, लैंड सरफेस की स्टडी के मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने आपको बताया माउंटेनियस रीजन, प्लेट्यू है कि प्लेन है कि वैली है कि क्या चीज जो है आपके इसमें है, तो ये आपके लिथोस्फीयर में हम लोग पढ़ते हैं। फिर इसी तरह से एयर, हमने आपको बताया एयर, एयर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एटमोस्फियर। एटमो और स्फीयर, एटमो मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब होता है रीजन। अर्थ के चारों तरफ अर्थ घिरा हुआ है मिक्सचर ऑफ गैसेस से, जिसको हम लोग एटमो स्फीयर बोलते हैं। तो एटमोस्फियर नाम हो गया। तो एटमो मींस क्या होता है, एटमो मींस मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब रीजन। तो रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ऐसा रीजन जहां पे मिक्सचर ऑफ गैसेस पाई जाएंगी, दैट इज नोन एज एटमोस्फियर। ये एटमोस्फियर हो जाता है। उसी तरह से वाटर, वाटर रीजन जितने भी आपके होते हैं, जैसे हमने आपको बताया पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकती है, आपकी रिवर हो सकती है, सी हो सकती है, ओशन हो सकता है। तो ये क्या है, आपके कोई भी इस तरह की स्ट्रक्चर हो सकता है, या कैनाल हो सकती है जो ह्यूमन मेड होती है, तो वो होता है। और इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, वाटर को हाइड्रो कहा जाता है। स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ वाटर जिसका मतलब हुआ तो हाइड्रोस्फीयर। तो जब हम लैंड सरफेस पढ़ेंगे तो लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर मतलब ये क्या है, ये टर्मिनोलॉजी आपको अब समझनी है। लिथोस्फीयर मतलब रीजन ऑफ रॉक्स, एटमोस्फीयर मतलब रीजन ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमो मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, लिथो मतलब रॉक्स। इसी तरह हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब रीजन ऑफ वाटर। तो रीजन ऑफ वाटर आपके आ गया। ये सारी चीज किसने बनाई है, ये है नेचुरल, ये
जो है आपके गॉड ने, अल्लाह ने जो है आपको उसको बनाया है। ये नेचुरल चीज होगी जो आपके एक तरह से पाई जाती है। अब नेचुरल चीज जो आपके बनी, जो आपके लिविंग और नॉन लिविंग, उसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान जो बने, हम लोग इंसान आए, फिर धीरे धीरे करके वो आपके स्ट्रक्चर बढ़ता चला गया, एक आदमी आया, फिर दो लोग आए, फिर उसके बाद फैमिली बनने लगी, फिर फैमिली से और फैमिली बनने लगी, और इस तरह से बढ़ते चले गए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंसान, जैसे सभी जो है आपके एक जगह पर थ्योरी में हम लोग ये जानते हैं कि दो इंसानों से पूरी ये थ्योरी बनी है। इसके मतलब कि हर इंसान किसी भी दुनिया के कोने में रहता है, सब एक दूसरे का रिश्तेदार है, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, रिश्ते में कहीं ना कहीं से लिंक करते हैं। वो किसी भी मजहब को फॉलो करते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो अब क्या है कि जितनी भी आपके एक तरह से जितनी भी चीजें चली आ रही हैं, वो सब जो है आपके एक फैमिली से दूसरी फैमिली से लिंक, दूसरी तीसरी से तीसरी चौथी से, इस तरह से जो है आपके एक तरह से ब्रांच चलती चली गई। तो अब यह है, जैसे मान लीजिए कि आपके जितनी भी इस तरह के ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स को कैटेगराइज आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स अकेला, इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, या ग्रुप कह दिया तो फैमिली हो गई, या अगर किसी फैमिली, किसी एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो ये कम्युनिटी हो गई, ग्रुप ऑफ पीपल्स हो गए। फिर इन्हीं पीपल्स ने किसी ना किसी एक रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दिया, कम्युनिटी, तो रिलीजन भी ह्यूमन बीइंग से ही कंसर्निंग है। भाई इंसान ने ही बनाया है ना, इंसान के लिए ही बना है आपके रिलीजन, तो डिफरेंट रिलीजन आ गए जो इनसे कंसर्निंग है। फिर इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स जब रहते हैं तो ग्रुप्स में कहीं जाकर के स्कूलिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके क्या हो गया, एजुकेशनल जो आपके एक तरह से ग्रुप हो सकता है। कहीं जाकर के मान लीजिए कि कोई जो है आपके एक तरह से इकोनॉमिकल काम कर रहा है, जैसे बैंक है, बैंक पैसे का काम करता है, या सरकार है, सरकार कहीं मान लीजिए कि आपके जितना लेखा जोखा है, जितना भी लिखती है, या जो भी चीज जो है आपके एक तरह से पैसे से कंसर्निंग है, वो सब इकोनॉमिकल पोर्शन में आ जाता है। पॉलिटिकली इंडिया में जैसे हम लोग कहें कि पॉलिटिकल जो आपके ग्रुप होता है, वो आपके पॉलिटिकल ग्रुप के मतलब जैसे उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, पंजाब एक अलग राज्य है, आपके महाराष्ट्र एक अलग राज्य है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग जगह पे अपना पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। तो ये सब किससे कंसर्निंग है, ये सब कंसर्निंग है ह्यूमन बीइंग से। इसके मतलब ह्यूमन है तो इंडिविजुअल इंसान होगा, ह्यूमन है तो फैमिली होगी, ह्यूमन है तो कम्युनिटी होगी, ह्यूमन है तो रिलीजन भी होगा, ह्यूमन अगर है तो एजुकेशन भी होगी, ह्यूमन अगर है तो इकोनॉमिकल पॉलिसीज भी होंगी, इकोनॉमिकल सिस्टम भी होगा, ह्यूमन है तो पॉलिटिकल सिस्टम भी होगा। अगर ह्यूमन नहीं, ये किससे कंसर्निंग है, आपके इससे। तो ये क्या है, ये एनवायरमेंट का एक, ये तो एनवायरमेंट में ये सारी चीजों की स्टडी भी आएगी जो ह्यूमन से रिलेटेड है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया, दैट इज ह्यूमन पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट है ह्यूमन मेड थिंग्स। ह्यूमन मेड थिंग्स के मतलब क्या हो गया, जो इंसान ने बनाई हुई चीजें हैं। अभी तो इंसान के बारे में पढ़ रहे थे कि इंसान से क्या क्या चीजें जो है कंसर्निंग है, इंसान के द्वारा बनाई गई चीजें, इंसान ने जो चीजों को बनाया है, जैसे स्कूल बनाया, स्कूल की बिल्डिंग बनाया, हॉस्पिटल बना दिया, अपने रहने के लिए जो है आपके स्ट्रक्चर बना दिया, रेसिडेंशियल बना दिया, आपके स्ट्रक्चर, रोड बना दिया, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन बीइंग्स के वजह से बनी हुई चीजें हैं। तो ह्यूमन मेड थिंग्स जो आपके होती हैं वो भी एनवायरमेंट का एक पार्ट होती हैं। तो एनवायरमेंट के इस पार्ट को क्या कहा जाता है, आपके ह्यूमन मेड थिंग्स। तो ह्यूमन मेड थिंग्स को अगर हम कहें तो जैसे आ जाता है आपके बिल्डिंग्स जिसमें हम लोग रहते हैं, पार्क आ जाता है जहां हम लोग खेलते हैं, ये ह्यूमन ने बनाया है ना, ब्रिजेस हैं, ब्रिज जिसको हम लोग क्रॉस करके जाते हैं, रोड्स बनाई हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है, बड़े बड़े इमारत बनती हैं, मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, तो जैसे ताजमहल है, लाल किला है, राष्ट्रपति भवन है, ढेर सारे आपके इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ये किसने बनाया, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाते हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। तो इस तरह से जितनी भी ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, तो जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो इंसान ने बनाई हैं, ह्यूमन ने बनाई हैं, तो ये ह्यूमन मेड थिंग्स हो जाता है। तो इसलिए
हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट जो होता है ये आपके एक तरह से पार्ट होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के ये पार्ट है। अब इसके मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में तीन मेन चीज आ गई। पहली चीज नेचर, गॉड मेड थिंग्स। दूसरी चीज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान और उनसे रिलेटेड चीजें। तीसरी चीज ह्यूमन मेड थिंग्स, जो इंसान ने बनाई हुई चीजें हैं। ये तीन चीजों से मिलकर के कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा बनता है, जिसको हम जो है आपके इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एनवायरनमेंट। और जिन चीजों से मिलकर के ये बन रहा है एनवायरनमेंट, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब कंपोज करना, मतलब किससे मिलकर के बन रहे हैं। तो इससे मिलकर के, इससे मिलकर के, इससे मिलकर के ये बन रहे हैं एनवायरनमेंट। इसलिए ये तीन क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए एनवायरनमेंट के। तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स जो है इसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से हम तीन पार्ट में कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं। तो कंपोनेंट क्या है, पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इसका मतलब कि जो जिसको मिल करके एक एनवायरनमेंट बनता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आपके कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट क्या हुआ, नेचर, जो मैन मेड, जो एक तरह से गॉड ने बनाया। फिर दूसरा क्या है, ह्यूमन, वो भी गॉड ने बनाया। ये भी जो है आपके नेचुरली चीज है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आ गए। ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, आपके एक तरह से हम लोग इंसान या इंसान से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हम लोगों की होती है वो सारी चीज आ गई। और फिर तीसरी चीज, इंसानों ने जो बनाया वो आ गए ह्यूमन मेड थिंग्स, जो आपके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग ने कंपोनेंट्स पढ़ा, अब आता है डोमेन्स। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब ये होता है, ये भी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक वाइडर रूप में कंपोनेंट्स का पार्ट है। कंपोनेंट को ही हम डोमेन कहते हैं। डोमेन के मतलब ये होता है, अगर हम कोई चीज बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीज लगी है, पार्ट नहीं, किस किस पार्ट से मिलकर, उसमें क्या क्या चीज जरूरी है जो आपस में मिल करके एक पूरे एनवायरनमेंट को बना दे। तो पूरे एनवायरनमेंट में चीजें अलग अलग नहीं रहेंगी। कंपोनेंट्स क्या है, वो अलग अलग पार्ट है। इसके मतलब क्या हुआ कि अगर हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं तो हम नेचर को भी एनवायरनमेंट कह सकते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं तो हम ह्यूमन को भी एनवायरनमेंट कह सकते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं तो एनवायरनमेंट में हमारे ह्यूमन मेड थिंग्स भी आ गई। तो मतलब ये अलग अलग चीजें भी एनवायरनमेंट है। लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो किस चीज से मिलकर के बनता है या क्या चीज उसको मिलकर के बनाती है, उसको अगर हम लोग देखें तो उसी को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन के मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो किसी जो है आपके इसको बनाता है। तो उसमें क्या है, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ चीजें हैं जो लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके एक तरह से मैन मेड हैं, कुछ ऐसी चीज हैं जो आपके नेचुरल हैं, जो नेचर ने बनाई है। अब इसमें देखिए, जैसे पहले लिथोस्फीयर, जैसे हमने आपको डिफाइन किया, लिथोस्फीयर क्या है, स्ट्रक्चर जो अर्थ का सरफेस होता है। अर्थ का सरफेस जैसे हमने आपको कहा माउंटेनियस रीजन है, प्लेन है कि प्लेट्यू है कि क्या है। लिथोस्फीयर मतलब लिथो मींस रॉक्स, स्फीयर मतलब रीजन। तो पूरा जो हम लोग रहते हैं, जो रिहायशी क्षेत्र होता है, वो रिहायशी क्षेत्र क्या किसमें आ गया, लिथोस्फीयर में। जहां जहां हम लोग के मकान होते हैं, ये मकान किसमें आ गया, लिथोस्फीयर में। इसके मतलब हम लोग अपने जितनी भी जो आपके एक रीजन होता है जहां हम लोग रहते हैं, सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी की स्टडी जो है वो आपके एक तरह से लिथोस्फीयर में आती है। तो लिथोस्फीयर हो गया। दूसरा पार्ट जो आपके होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हमने आपको बताया, हाइड्रोस्फीयर जो जल वाला पोर्शन होता है, वाटर वाला पार्ट। अब ये वाटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये आपके छोटे से पॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है, छोटे से लेक के फॉर्म में हो सकता है, या फिर जो है आपके एक तरह से कैनाल्स के फॉर्म में हो सकता है, एक वेल के फॉर्म में हो सकता है, कुएं के फॉर्म में हो सकता है, फिर इसी को आप एक नदी के फॉर्म में मान सकते हैं, रिवर फॉर्म के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये सी के फॉर्म में हो सकता है, समुद्र होता है, और या फिर ओशन होते हैं जो महासागर होते हैं, बहुत बड़े जल के पार्ट, वो सब क्या आते हैं आपके हाइड्रोस्फीयर में आपके आते हैं। फिर आपके होता है एटमोस्फियर। एटमोस्फियर क्या है, जैसे हमने आपको बताया एटमो और स्फीयर। एटमो मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब होता है रीजन।
रीजन ऑफ जो है आपके रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो डिफरेंट गैसेस से मिलकर के बना है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस इंक्लूडेड हैं, वो सब जो है मिलकर के एटमॉस्फेयर को कंस्ट्रक्ट करती हैं या बनाती हैं। तो ये एटमॉस्फेयर का पोर्शन आपके हो जाता है जो कि पाया जाता है। फिर इसी तरह से आपका इन तीनों पोर्शन से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों से मिलकर के बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? जिंदगी कैसे होती है? कोई भी लाइफ अगर होगी तो किसी ना लैंड सरफेस या वाटर सरफेस पे होगी। वो सरवाइव कैसे करेगा? कोई ना कोई एयर को ही लेगा। तो इसके मतलब कि जो बायोस्फीयर है उसके इंक्लूडेड रहती है, लिथोस्फीयर भी इंक्लूडेड रहेगा, आपके हाइड्रोस्फीयर भी इंक्लूडेड रहेगा और एटमॉस्फेयर भी इंक्लूडेड रहेगा। तो बायोस्फीयर क्या है? ऐसा रीजन जहां पर जिंदगी है। जिंदगी पूरे अर्थ पे नहीं है। पूरा अर्थ क्या लिविंग है? नहीं। जमीन के अंदर अगर हम चलते चले जाएं तो कुछ दूर तक तो आपके कुछ कीड़े मकोड़े मिलेंगे जिंदा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डेड। एटमॉस्फेयर में आप ऊपर चलते चले जाएं तो क्या हमेशा जो है लाइफ मिलेगी? नहीं। अर्थ के सरफेस को छोड़ने के कुछ दूर बाद आपके लाइफ खत्म हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है एक तरह से आपके 64 किलोमीटर तक है, तो 64 टू 65 किलोमीटर। तो 65 किलोमीटर के बाद क्या है? एटमॉस्फेयर में लाइफ है ही नहीं। अगर वहां कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो लाइफलेस है। तो ये रीजन क्या होते हैं? और नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर हम बहुत ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ऐसे कंडीशन में जो आपके एक तरह से जो लाइफ होती है वो बहुत दूर तक नहीं होती एटमॉस्फेयर में, तो वही चीज होती है। उसी तरह वाटर में भी, वाटर के ऊपर पार्ट में लाइफ है, बहुत अंदर गहराई में लाइफ नहीं होती। तो वहां पर जो है इस तरह से हर जगह लाइफ नहीं है। जिस पोर्शन में लाइफ है इन तीनों में, उसी को हम बायोस्फीयर कह रहे हैं, और इसी में प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। यही क्या हो जाता है? डोमेन। तो डोमेन ऑफ, अगर हम कहें एनवायरमेंट, तो डोमेन ऑफ द एनवायरमेंट क्या है? आपके एक तरह से 4 मेजर पोर्शन है जिससे मिलकर के बनता है। एक जो है आपके एक तरह से एटमॉस्फेयर, जो कि आपके पार्ट होता है। एटमॉस्फेयर मतलब गैसों का पार्ट। एक लिक्विड का पार्ट जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, एक सॉलिड का पार्ट जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, और इन तीनों चीजों से मिक्सचर से बना हुआ वो रीजन जहां पे लाइफ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, जहां प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो ये जो है आपके कंप्लीट डोमेन हो जाता है, और इसी को डोमेन जो है आपको कहते हैं। तो डोमेन के मतलब ये है कि जहां पर जिसको हम एनवायरनमेंट कह पा रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट एक्चुअल में है क्या? तो एनवायरनमेंट में ये 4 चीजें जो है आपके इंक्लूडेड होती हैं। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हमने आपको बताया, लिथो मतलब रॉक्स, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ रॉक्स। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या हुआ? हाइड्रो मतलब वाटर, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ वाटर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या हुआ? एटमो मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और बायोस्फीयर मींस क्या हुआ? बायो मींस लाइफ, और स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ लाइफ, जहां पर लाइफ है। तो ये जो है चारों चीजें मिल करके जो है कंस्ट्रक्ट करती हैं डोमेन को। इसी को कंप्लीटली डोमेन कहा जाता है। अब देखिए बात आती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो है आपके एक तरह से किसी एक पर्टिकुलर चीज की स्टडी अगर हम करते हैं और उसका रिलेशन विथ एनवायरमेंट करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज की अगर हम स्टडी कर रहे हैं और उसकी सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं उसके रिलेशन को भी हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो पूरा उसका इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम के मतलब क्या हुआ? इकोसिस्टम का मतलब जो पर्टिकुलर चीज है उसकी स्टडी और प्लस उसके सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं उन सब की स्टडी। तो इकोसिस्टम को डिफाइन कैसे करेंगे? रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीजों के बीच में जो रिलेशन है वो स्टडी करना, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो जो आपके ऑर्गेनिज्म है
ऑर्गेनिज्म मतलब होता है और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बना है, जो जीने वाली चीजें हैं, ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी करना, या दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की स्टडी करना रिलेशन के बीच में, और या फिर ऑर्गेनिज्म की जितनी सराउंडिंग है, सराउंडिंग के मतलब उसका जितना एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट की स्टडी करने को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम एनवायरमेंट से बड़ा हो गया। तो अब क्या है, इकोसिस्टम क्या था, इकोसिस्टम क्या हो गया, अब एनवायरमेंट से कंप्लीटली अगर हमने कहा तो वो आपके एक तरह से अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि जैसे एनवायरमेंट की जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो अभी तक एनवायरमेंट की स्टडी में हम क्या कर रहे थे, हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर, और जो है आपके एक तरह से पढ़ रहे थे बायोस्फीयर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन क्या पर्टिकुलरली इन चारों चीजों की स्टडी करके क्या हम अर्थ के हर सरफेस पे हर जगह पर एक जैसी चीज पा लेते हैं? क्या अर्थ के सरफेस पे हर जगह एक जैसी चीज है? जहां पर एक तरह के प्लांट्स एनिमल्स हैं, वही प्लांट्स एनिमल दूसरी जगह भी पाए जा रहे हैं, वही प्लांट्स एनिमल तीसरी जगह भी पाए जा रहे हैं, वही चौथी जगह भी पाए जा रहे हैं, या जो एनिमल्स और बर्ड्स एक जगह पर मिल रही हैं, या जिस तरह के ह्यूमन बीइंग एक जगह मिल रहे हैं, क्या वही ह्यूमन बीइंग्स वहीं पर मिल रहे हैं? जैसे अफ्रीका में लोग होते हैं, क्या वैसे ही यूएसए में, यूरोप में भी होते हैं? या जैसे यूरोप और यूएसए में होते हैं, क्या वैसे एशिया में भी होते हैं? नहीं, हर जगह आप डिफरेंस पाएंगे। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कहीं का एनवायरमेंट कुछ है और कहीं का एनवायरमेंट कुछ है। फिर एनवायरमेंट की बात आ गई। एनवायरमेंट के मतलब क्या है? पहले तो लिथोस्फीयर बदला। लिथोस्फीयर बदलने का मतलब कहीं पर माउंटेनियस रीजन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन रीजन है, कहीं कोई रीजन कोस्टल रीजन है, कहीं पर डेजर्टेड रीजन आ गया। तो आपके क्या बदला? लिथोस्फीयर बदला, इसलिए एनवायरमेंट चेंज हो गया। तो एनवायरमेंट जब चेंज होता है, स्टडी हम उन्हीं पार्ट्स की कर रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंट जो चेंज हो रहा है, तो जगह जगह पर जो पार्ट ऑफ एनवायरमेंट्स है वही इकोसिस्टम कहलाने लगते हैं। तो अगर हम मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ऐसी जगह, मान लीजिए कि हमने कहा इंडिया के सदर्न पोर्शन की हम इकोसिस्टम जानना चाहते हैं, तो सदर्न पोर्शन में जो रीजन है, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इन सब चीजों की स्टडी करेंगे तो हम लोगों को वहां का इकोसिस्टम मिल जाएगा। हमने कहा कि हमें वेस्टर्न इंडिया का इकोसिस्टम जानना है, तो वेस्टर्न का आपके क्या जो साउथ में था वही एनवायरमेंट आपके वेस्टर्न इंडिया में है, जैसे गुजरात का पोर्शन है, राजस्थान है, आपका जो आपके मध्य प्रदेश है का वेस्टर्न पोर्शन है, क्या उस जगह पर वही चीजें मिल रही हैं जो साउथ इंडिया में मिल रही हैं? या ईस्टर्न पोर्शन में अगर हम चले जाएं, असम है, आपके अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सब जितने भी आपके रीजन है नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर हम जाएंगे तो क्या वहां पर भी वही रीजन है? नहीं, वो माउंटेनियस रीजन हो गया। वेस्टर्न पोर्शन में डेजर्टेड रीजन हो गया, सदर्न पोर्शन में हिली रीजन हो गया, जो हिल्स पर जो है आपके एक तरह से बसा हुआ है। हम और नॉर्दर्न पोर्शन में चले जाएं, माउंटेनियस रीजन आ जाएगा, जम्मू कश्मीर, जो आपके हिमाचल प्रदेश, ये सब रीजन है। तो क्या हर जगह एनवायरमेंट एक जैसा है? नहीं है। तो एनवायरमेंट के भी अलग अलग पार्ट हैं, इसी पार्ट को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम मेनली क्या हुआ? किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उस पूरी स्टडी को हम क्या कहेंगे? एनवायरमेंट कहते हैं। तो कैसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं? इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग। जब सराउंडिंग की बात आ गई तो उसके मतलब उसके इर्द गिर्द जितनी चीजें उन सबकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? वो आपके एक इकोसिस्टम फॉर्म कर लेगा। तो अब इकोसिस्टम को समझने के लिए हम लोग कुछ 2-3 इकोसिस्टम को देख लें। तो अब एक एक करके हम लोग इकोसिस्टम को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा केरल इकोसिस्टम, केरला का इकोसिस्टम कैसा है? सदर्न इंडिया का, सदर्न इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या है? वहां पे हिली रीजन है, कोस्टल रीजन है, जहां पे कोस्ट पाए जाते हैं, या तो हिली रीजन होंगे या कोस्टल रीजन्स होंगे। वहां पर क्या है? पानी अथाह है, चाहे वो सी के फॉर्म में हो कोस्टल रीजन, और चाहे वो
वाटर जो है रेनफॉल के रूप में हो, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हरे भरे पेड़ होते हैं, हरे भरे पेड़ हैं यहाँ पे। एनवायरमेंट जो होगा, एयर जो होगी वो बहुत प्योर होगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिक्सचर नहीं है, वहां पे हम लोग कोई जो है पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं है, वहां पे नेचुरल चीजें, सारी चीजें हैं, हरी भरी लश ग्रीन बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेंगी चीजें। तो ये क्या है, ये केरला का इकोसिस्टम हो गया। तो केरला की इकोसिस्टम क्या है, ये सिमिलर है किसके, जितनी ऐसी जगह है जहां पर आपके रोज लगभग बारिश होती है, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, जो वाटर सरफेस भी जो है आपके एक तरह से पूरी तरह से जो है फैला होता है, ऐसे रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे रीजन जो है आपके केरला इकोसिस्टम। अगर हम लोग अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए केरला बोल रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वेटोरियल इकोसिस्टम हो सकते हैं। इक्वेटोरियल के मतलब इक्वेटर पर पाए जाने वाले। तो इक्वेटर पर जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस में इक्वेटर आपने पढ़ा है, इक्वेटर के आसपास यहां पर ढेर सारी बारिश होती है, रोज बारिश होती है, 365 में 365 दिन बारिश होती है, और यहां पर क्या होता है, ग्रीनरी होती है, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होता है। तो वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में जब हम पढ़ेंगे तो इसी को कह देंगे इक्वेटोरियल इकोसिस्टम। इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हमने कहा केरला इकोसिस्टम। अब केरला इकोसिस्टम का मतलब केरला में ही नहीं, इस तरह की जितनी जगह पर चीजें होंगी वो सब केरला इकोसिस्टम के इक्विवेलेंट हो गई। तो वहां पर क्या है, हम प्लांट्स के बारे में भी ऐसा पढ़ रहे हैं, हिली रीजन में जो पहाड़ियों के ढालों पर जो आपके हिल्स के जो है आपके स्लोप्स पर आप ये कहते हैं प्लांट्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। फिर आपके वाटर सरफेस की आपस में एक दूसरे का रिलेशन, कौन से प्लांट्स होंगे जो आपके पानी में रहते हैं, पानी के अंदर जो है आपके उगते हैं। तो ये सारी जितनी स्टडी है ये सब क्या है, केरला इकोसिस्टम को जो है आपके रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए नेक्स्ट आता है, जैसे मान लीजिए डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम कहीं पर भी हो सकता है जो डेजर्टेड रीजन हो। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है, हम लोग क्या, डेजर्ट के मतलब वो रीजन होता है जहां पे वाटर बहुत कम होता है, रेनफॉल, और रेनफॉल जहां पर लेस देन 50 सेंटीमीटर एक साल में होती है, तो उसी को हम डेजर्ट बोलते हैं। तो डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता कि जहां पर बालू रहे, गर्मी रहे, उसी को जो है बालू का ढेर लगा हुआ है तो उसी को जो है आप डेजर्ट बोलेंगे। डेजर्ट ऐसी भी जगह है जो पूरा बर्फ से ढकी हुई है, कंप्लीटली बर्फ से ढकी है, अब वहां पे बारिश नहीं होती। वहां बारिश भी होती है तो आइस के फॉर्म में होती है, पानी नहीं गिरता, वहां पे बर्फ गिरती है। तो वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ आइस आपकी गिर रही है, वाटर नहीं गिर रहा है, और बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम गिरता है। तो वो सब रीजन क्या है, वो सब क्या है, वो डेजर्टेड रीजन कहलाते हैं। तो जैसे इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारा वेस्टर्न पोर्शन, जैसे राजस्थान का पूरा क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात का कुछ क्षेत्र है, फिर इसी तरह से आपका जो नॉर्दर्न पोर्शन में, जैसे आपके जम्मू कश्मीर में ऊपर का रीजन जो लेह लद्दाख वाला रीजन है, वो पूरा डेजर्टेड है, वो डेजर्ट है, बर्फ भले ही जमा हो। तो मेनली क्या है कि जो हम लोगों के दिमाग में बैठा होता है, वो डेजर्ट का मतलब ये होता है कि बहुत गर्म जगह जहां पे बालू रेत हो, उस तरह की चीज। तो उस तरह की, तो ट्रॉपिकल, उसको ट्रॉपिकल डेजर्ट कहते हैं। और जो आपके एक तरह से पोलर डेजर्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोलर डेजर्ट्स के मतलब ये होते हैं कि जो कि आपके एक तरह से जो हिम से ढके होते हैं, जो आइस कवर्ड होते हैं, वो सब जो है आपके पोलर डेजर्ट्स कहलाते हैं। तो ये ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के मतलब, ट्रॉपिक के मतलब होता है टेम्परेचर वाला रीजन जो ट्रॉपिक्स के बीच में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपने पढ़ा होगा, दोनों के बीच में जो पाए जाने वाला रीजन है वो बहुत गर्म क्षेत्र होता है। तो अगर हम अर्थ के सरफेस को बनाएं तो ट्रॉपिकल रीजन जो है वो आपकी गर्म क्षेत्र होते हैं, वहीं पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। तो डेजर्ट इकोसिस्टम कैसा होता है, पथरीला होता है, पत्थर वाला। जगह जगह पर आप देखेंगे बड़े बड़े रॉक्स होंगे, आपके जो लैंड सरफेस होगी वो सूखी पड़ी रहेगी, बंजर एकदम रहेगी। जो प्लांट्स होंगे वो बहुत हरे भरे नहीं, ये कांटों वाले प्लांट्स होंगे। ये इस तरह के जो है आपके एक तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो सब बहुत ही कांटों वाले होते हैं, या अगर पेड़ है भी तो वो बहुत ज्यादा घने नहीं होते, डेंस नहीं होते, लीव्स बहुत लिमिटेड होती हैं जो कि पाई जाती हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे ग्रासेस बहुत स्केर्सली डिवाइडेड रहती हैं। जो आपके रीजन होता है पत्थरों वाला होता है, पत्थरों के बीच में जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं वो सब जो है आपके सरवाइव करते हैं।
कटीले कांटों वाले जो हैं आपके एक तरह से पूरा एनवायरनमेंट होता है, इस तरह के पेड़ होते हैं जो कि पाए जाते हैं। फिर इसमें कौन सरवाइव करेगा, किस तरह के जानवर सरवाइव करेंगे, जैसे पत्थरों में पाए जाते हैं आपके केकड़े, क्रैब्स, ढेर सारे क्रैब्स होते हैं जो कि आपके इसमें भी पाए जाते हैं और जो है आपके एक तरह से कोस्टल रीजन में भी पाए जाते हैं क्रैब्स। तो कोस्टल रीजन्स के क्रैब अलग होते हैं और यहाँ जो रेतीले वाले होते हैं वो क्रैब्स अलग होते हैं। तो फिर ऊंट, कैमल का यूज हम लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि पूरा रीजन सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर देखिए आपके एक तरह से पेड़ पौधे नहीं है, इस सूखे उसमें बालू पड़ी होती है, बालू पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कैमल जो है ये आपके एक तरह से कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट। आपने पढ़ा होगा कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, क्यों? क्योंकि डेजर्ट में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ये आपके ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, जा सकता है। इसका पैर बहुत पैडी होता है, पैड की तरह होता है, वो कस के जो है आपके जकड़ लेता है बालू को, और जिसकी वजह से आसानी से जो है आपके इसमें ये रख पाता है पैर और आसानी से चल पाता है। तो कैमल्स का यूज हो जाता है, कैमल ढेर सारे होते हैं। फिर स्कैवेंजर्स जैसे टॉर्टॉइज हैं, ये होते हैं। फिर लिजर्ड्स होते हैं, सांप होते हैं जो कि आपके पाए जाते हैं। तो कुछ इस तरह के जो है आपके जानवर होते हैं। स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स किसको कहा जाता है? स्कैवेंजर्स कहा जाता है आपके ऐसे जो है उनको ऐसे जो है आपके बर्ड्स को जो लाश खाते हैं या मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जिसकी सफाई करते हैं, तो उनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। तो जैसे गिद्ध होते हैं, तो बड़े बड़े ईगल हैं, तो गिद्ध हैं जो आपके पाए जाते हैं। तो ये सब जो आपके हैं ये एक तरह से जितने भी इस तरह के स्कैवेंजर्स होते हैं वो आपके हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ढेर सारे जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कटीले, कांटों वाले, ये सब कांटों वाले प्लांट्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहीं पर भी पाया जाएगा, वो किसी भी जगह हो, तो वो क्या हो जाएगा? डेजर्ट बायोम कहलाता है, या डेजर्ट इकोसिस्टम आप कह सकते हैं। तो डेजर्ट बायोम के मतलब क्या हुआ? बायोम मतलब जिंदा रहने वाले लोग, चीजें जो आपके डेजर्ट में पाई जा रही हैं, वो कौन कौन सी चीज होती है? वो इस तरह की चीजें होती हैं। नेक्स्ट आइए इकोसिस्टम पढ़ते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम हर जगह देखा होगा, कहीं पर भी थोड़ा सा पानी भरा है तो पानी गड्ढे में भर गया तो वहीं पर देखेंगे ढेर सारे जानवर आते हैं पानी पीने के लिए, भी पानी भी पीने आ रहे हैं। फिर वहीं पर जो है आपके उसी पानी में ढेर सारे जो है आपके एक तरह से एक्वेटिक एनिमल्स भी आ जाते हैं, छोटे छोटे सांप पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे जो है आपके टैडपोल्स पैदा हो जाते हैं, उसमें मेंढक पैदा होने लगते हैं, छोटी छोटी मछलियां पैदा हो जाती हैं। तो ये सब जो है फ्रॉग्स होते हैं जो आपके यहाँ पर पाए जाने लगते हैं। इसी जो तालाब होता है उसमें आप देखें स्वैन जो होती हैं वो भी जो है तैरती रहती हैं, डक्स होती हैं वो भी आ जाती हैं, वो भी। तो ये एक इकोसिस्टम का पार्ट होता है। तो ये क्या है? पॉन्ड सिस्टम। पॉन्ड सिस्टम के मतलब एक ऐसी जगह जहां पे थोड़ा सा जल हो, थोड़ा सा पानी हो, और उस पानी में जो है आपकी ये सारी चीजें जो है मौजूद होती हैं। कहीं से पानी आकर के इकट्ठा हो गया, ये झरने का भी पानी हो सकता है आकर, या बरसात का भी पानी कहीं पर इकट्ठा हो गया, तो पेड़ पौधे भी आपके लग जाते हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। फिर जितने आसपास के जानवर होंगे सब पानी पीने के लिए भी आएंगे यहीं पर, तो सब पानी भी पीने आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके पॉन्ड सिस्टम में आती हैं। तो पॉन्ड सिस्टम में जो है आपके जैसे स्वैन है, आप देखिए जैसे हमने बताया स्वैन जो है आपके है, फिर डियर है या फिर काउज है। तो ये आपके एक तरह से कहा जाए जो कैटल एटल होते हैं या फिर जो है आपके गोट हैं, ये सब पानी पीने के लिए आते हैं। फिर जैसे आपके इसमें कमल भी उग रहा है, तो फ्लावर्स भी हैं आपके, कमल जो तालाबों में आपके उग रहे हैं। यहीं पर जब फूल उल पैदा हो जाएंगे तो इसी में तितलियां आएंगी, बटरफ्लाईज आने लगती हैं, तो बटरफ्लाईज जो है इसी जो है पॉन्ड का पार्ट हो जाती हैं। तो इकोसिस्टम जो आपके पॉन्ड इकोसिस्टम होता है वो जो है आपके एक तरह से एक छोटे से रीजन में जो है आपके डेवलप होता है, जो कि जिसमें हर एक चीज आसपास के रीजन में देखेंगे आप मैक्सिमम लिविंग चीजें पाई जाती हैं, जिसमें ढेर सारी चीजें आकर के मिलती हैं। एनिमल्स भी यहीं आएगा, बर्ड्स भी मिलेगी आपको, एक्वेटिक एनिमल्स भी यहीं पर मिल जाएगा, प्लांट्स भी मिल जाएगा, आपके जितने भी आपके एक तरह से ये फ्रूट्स वाली चीजें होती हैं, प्लांट्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे, फ्लावर्स भी मिल जाएंगे, और बाकी फ्लावर पर डिपेंडेंट जितने इंसेक्ट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये
पूरा पॉन्ड इकोसिस्टम हो जाता है। इन सब की स्टडी अगर आपस में एक दूसरे से कोरिलेशन में करें तो वो सब क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम में आता है। जैसे तालाब है तो पानी है, पानी के आसपास घास लग गई, घास खाने आए जो है आपके सारे जानवर, तो जानवर जो आए हैं वो घास खाएंगे, फिर पानी भी यहीं से पिएंगे। ये सब क्या है, ये सब टोटली एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। तो जब हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे का आपस में रिलेशन स्टडी जब हम कर रहे हैं, तो यही इकोसिस्टम कहलाता है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है, तो पॉन्ड में जितनी चीजें हैं, प्लांट्स है, बर्ड्स है, या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, इन सब की स्टडी आपस में एक दूसरे का रिलेशन, ये सब क्या है, ये आपके पॉन्ड इकोसिस्टम में आता है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर को अगर हम लोग देखें तो एक तरह से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है कि पहले हम लोग ने एनवायरनमेंट को डिफाइन किया कि एनवायरनमेंट क्या है। तो एनवायरनमेंट हम लोग ने पढ़ा कि आसपास इर्द गिर्द की सभी चीजों को मिला करके हम लोग का एनवायरनमेंट बना। कंपोनेंट्स जो आपके एनवायरनमेंट के थे वो दो तरह के थे, एक या तो फिर नेचुरल था या फिर आर्टिफिशियल था। नेचुरल में भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक और अबायोटिक हमने आपको बताया था। बायोटिक में क्या था, प्लांट्स एनिमल्स थे, लिविंग थिंग्स। अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें लैंड सरफेस था। फिर इसी तरह से आपके ह्यूमन जो थे वो भी एक पार्ट थे, कंपोनेंट थे, और ह्यूमन मेड थिंग्स भी एक कंपोनेंट थे। फिर जो पूरा कंप्लीट डोमेन होता है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो कंप्लीटली चीज जो हम लोग ने पढ़ा, तो हमने कहा लिथोस्फीयर, लिथो मतलब क्या था, रॉक्स, स्फीयर मतलब रीजन, तो रीजन ऑफ रॉक्स। हाइड्रोस्फीयर दूसरा पार्ट था, हाइड्रो मतलब वाटर, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ वाटर। फिर इसके बाद तीसरा पार्ट था आपका एटमोस्फियर। एटमो मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। फिर इसी तरह से इन तीनों से मिक्सअप होकर के वो रीजन जहां पे लाइफ है वो कहलाया बायोस्फीयर। तो बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स रीजन, रीजन ऑफ लाइफ, जहां पे लाइफ है, तो वो चीजें मिल करके आपके कंप्लीट। और बायोस्फीयर में क्या था, प्लांट्स एनिमल्स दोनों इंक्लूडेड थे। वो क्या बन गया, आपका डोमेन। और डोमेन में जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में भी अलग अलग पार्ट अगर आप देखेंगे तो इकोसिस्टम जो है, अब और थोड़ा सा वाइड हम लोग अगर स्टडी करें एनवायरनमेंट को तो इकोसिस्टम आ जाता है। तो इकोसिस्टम क्या है, आप ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के छोटे छोटे पार्ट है, आप ये कह सकते हैं। तो एनवायरनमेंट, कहीं पर एनवायरनमेंट कुछ होता है, कहीं पर एनवायरनमेंट कुछ होता है, कहीं पर एनवायरनमेंट कुछ होता है। तो अब एनवायरनमेंट की स्टडी अगर हम पर्टिकुलरली जगह पे करें कि वहां पर जो है आपकी बारिश कैसी हो रही है, वहां पे प्लांट्स कैसे हैं, उस पर डिपेंडेंट एनिमल्स और जो है आपके जो बर्ड्स हैं ये कैसे पैदा हो रहे हैं, तो उन सब की स्टडी अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स। तो ये दोनों चीज इंक्लूड हुई किसमें, आपके एक तरह से इकोसिस्टम में। तो स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन, और स्टडी बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग को अगर हम लोग वो भी स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो वही आपके इकोसिस्टम हो जाता है। तो इसी को हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ा और यहां पर आकर के आपका चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग का चैप्टर एनवायरनमेंट जो हम लोग पढ़ रहे थे वो तो कंप्लीट हो गया, और उसके बाद अब हम लोगों को बुक की एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज उसकी कैसे होगी या किस तरह से हम लोग करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहली चीज़ तो ये कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, वो सब इकट्ठा होना चाहिए। जिसके लिए हमने आपको एक मैसेज भी किया था और हमने कहा था कि जितने वीडियोज़ हैं सब एक जगह जो है आप जो है रख लें, जिससे कि कभी भी आगे चल करके आपको पढ़ना हो ये चैप्टर्स तो आपके पास आसानी से वो चीज़ें अवेलेबल हो। तो अवेलेबिलिटी के लिए आपको ये होना ज़रूरी है। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि जितने भी
कि इस तरह के जो भी आपके पास मटेरियल पहुंच रहा है, इसको आप किसी भी तरह से जो है, चाहे तो कंप्यूटर पे, चाहे जो है आपके एक तरह से लैपटॉप पे या मोबाइल पे, फिर पेन ड्राइव पे, जहां कहीं भी आप स्टोर कर सकते हैं। इवन मेल पर भी अगर आप डाल दें, आपके पास कोई जगह नहीं है तो सारे वीडियोस मेल पे डाल दीजिए, मेल पे हमेशा पड़े रहेंगे। तो वो जो है आपके एक तरह से इस तरह से हो जाएंगे कि कोई भी भाई किसी भी घर के पर्सन का मेल ले लीजिए और उसी घर के पर्सन को मेल कर दीजिए, तो वो हमेशा वहां पड़ा रहेगा। आपको निकालना होगा तब आप जो है वहां से निकाल सकते हैं। तो ये है आपके तरीका उसको जो है बचा करके रखने का। तो पहली चीज ये कि जैसे जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वो अच्छे से डिटेल वे में पढ़ चुके हैं। अब ये है कि उन्हीं डिटेल वे से पढ़ी हुई चीजों को कैसे एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं, फिर या जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको हम कैसे जवाब दें, उसका आंसर हम कैसे करेंगे, वही लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक्सरसाइज जो आपको दी गई है, उस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर थर्ड है विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। फिर गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। फिर व्हाट इज लिथोस्फीयर और विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे उसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम आप जानते हैं कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं या 2 ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, आपस में उन दोनों का रिलेशन पढ़ते हैं, या उसके आसपास की चीज को पढ़ रहे हैं, या उसकी कोई प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, तो वो जो है आपके एक तरह से इकोसिस्टम में आता है। जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया था, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो सकता है। इसका मतलब एक जो है वहां पर प्रिवेल करने वाला क्लाइमेट, वहां पे वेजिटेशंस, एनिमल्स किस तरह के हैं, ये चीज डिफाइन करना वही इकोसिस्टम है। तो किसी जगह पर किस तरह के प्लांट्स मिलेंगे, किस तरह का क्लाइमेट होगा, किस तरह की जो है आपके एक तरह से आपके एनिमल्स सर्वाइव करेंगे, इन्हीं सब चीजों को डिफाइन करना यही इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग लिखेंगे कैसे? तो आंसर देखिए क्या है इसका, फर्स्ट वाले का। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम formed by the interaction of all living organism। इंटरैक्शन मतलब एक दूसरे से जो है आपके एक तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशन ऑर्गेनिज्म का। by the interaction of all the living organism with each other and with the physical and chemical factors of environment in which they live। फिजिकल और केमिकल मीन्स क्यों कहा जा रहा है फैक्टर? इसका मतलब उसके आसपास अगर कोई किसी चीज की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, उसके आसपास जितनी चीज दिख रही है दैट इज फिजिकल, और केमिकली अगर कोई जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कुछ भी चेंजेस हो रहा है या केमिकली चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग केमिकल भी बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे कोई भी जो है आपके प्रोसेस हो सकता है, जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह से फिजिकल और केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होता है? तो इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है इंटरैक्शन से विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो उसके चारों तरफ पाए जाने वाला उसका एनवायरनमेंट का फिजिकल और केमिकल जो है आपके फीचर्स जो उसको डिफाइन करते हैं, वो है ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। जो भी आपके एनर्जी का ट्रांसफर होता है या मटेरियल का ट्रांसफर होता है, ये सारी चीज इकोसिस्टम में देखने को मिलती है। इकोसिस्टम क्या है कि फूड की चेन अगर चल रही तो कहां से कहां की तरफ चल रही है, तो वो क्या है, एनर्जी ट्रांसफर है। इसीलिए यहां पे एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफर की बात की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जो नेचर से बना हो, नेचर ने खुद बनाया हो, गॉड ने क्रिएट किया हो, वो सब क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लोग ने क्या पढ़ा था,
नेचुरल एनवायरनमेंट में सबसे पहली चीज आती थी चीजें, एक बायोटिक एक अबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग, जो नेचर है, गॉड है, अल्लाह है, तो उन्होंने कई ऐसी चीजें बनाई कि जिसमें जान भी है, जिसमें जान नहीं है। जिसमें जान है वो बायोटिक हो गया। जैसे मेनली कौन आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, इवन ह्यूमन बींग्स को भी रख सकते हैं बायोटिक में। अबायोटिक में ऐसी चीजें आ जाएंगी जैसे लैंड फॉर्म्स हैं, रॉक्स हैं, तो स्फीयर का पार्ट है, फिर आपका जो है एक तरह से सॉइल है। तो ये सब क्या है, ये ऐसी चीजें बनाई गई हैं, नेचर ने ऐसी चीजों को बनाया है जिसमें लाइफ नहीं है, वो अबायोटिक हो जाता है, जो कि आपके बनता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है उसको देखिए कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। कंप्राइज मतलब मिलके बनाना। तो लैंड जो सरफेस है, सॉइल है, लिथोस्फीयर जिसको कहते हैं, वाटर हाइड्रोस्फीयर जिसको हम लोग ने पढ़ा था, एयर एटमॉस्फेयर जिसको पढ़ा था, और प्लांट्स एंड एनिमल्स जहां पर जीवन है, लाइफ है, तो उसको क्या पढ़ा था, बायोस्फीयर। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो चाहे तो आप सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को कौन कंप्राइज करता है? कंप्राइज करने मतलब मिल करके बनाता है। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, या बायोलॉजिकल टर्म में अगर हम कहेंगे तो यही डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। सिंपल सी चीज हो जाएगी। तो देखिए दोनों तरह से आप दे सकते हैं, तो चाहे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, और यह सीधे सीधे कहिए लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर कंप्राइजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को कंप्राइज करता है, ठीक है ना। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? तो मेजर कौन कौन से होते हैं एनवायरनमेंट के? सभी आप जानते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जिसके बारे में, नेचुरल एनवायरनमेंट मिलके कौन किसको बना रहा था। तो मेजर इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है? कंपोनेंट्स में क्या क्या हम लोग ने देखा था, लैंड था, लिथोस्फीयर था, फिर आपके एक तरह से जो इसको बनाता था, कंपोज करता था, तो उसमें क्या था, नेचुरल था, ह्यूमन मेड थिंग्स थे और ह्यूमन बीइंग्स थे, वो मिल करके सारी चीजों को बना रहे थे। अब इसको आंसर हम लोग कैसे करेंगे? एनवायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। नेचुरल में क्या आ गया? नेचुरल में जैसे हमने आपको बताया, नेचुरल में अभी हम लोग ने डिफाइन किया क्या क्या चीजें आई थी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ये नेचुरल हो गया। एंड ह्यूमन मेड थिंग्स, ह्यूमन मेड फिनोमेना, ये जो है आपके एक तरह से एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, while the natural environment refers to both biotic and abiotic elements। बायोटिक और अबायोटिक हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया। बायोटिक मतलब जो लिविंग है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमन बींग्स भी कह सकते हैं आप। और अबायोटिक में जैसे लैंड सरफेस हो जाएगा, एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, रॉक्स हो जाएंगे, यही सब सारी चीजें जो है आपके अबायोटिक एलिमेंट में आ जाता है। तो एलिमेंट जैसे जो आपने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, वही क्वेश्चन है। जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट था वही चीज पूछ रहा है कि कंपोनेंट्स किस किस चीज से कंप्राइज्ड होता है, किस किस चीज से बनता है, कंपोनेंट्स क्या है। तो क्या होता था आपके एक तरह से नेचुरल जो है आपके एनवायरमेंट होता था, एक ह्यूमन बीइंग होता था जैसे सोसाइटी और ये सारी चीजें बनती थी, और एक ह्यूमन मेड जो है आपके एनवायरमेंट होता था। उसी चीज को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। ह्यूमन ने जो एनवायरमेंट बनाया वो किस तरह का बनाया? अभी ह्यूमन ने देखिए बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल बना लिया, कार है, बाइक है, ये सारी चीजें हैं। अब इससे क्या कर रहा है, वो पॉल्यूशन कर रहा है। तो क्या एयर वही रही? एयर को हमने पॉल्यूट कर दिया, वो नहीं रही। लेकिन जो है आपके अपने इजी अपने काम को आसान बनाने के लिए उसने कार बना लिया, भले ही वो नेचुरल फिनोमेना को इफेक्ट कर रहा हो।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लीजिए कि आपके एक तरह से व्हील का इन्वेंशन हो गया, जब व्हील का इन्वेंशन हो गया तो उसको किसको हेल्प मिला, तो हेल्प मिला आपको जो है आपके रिलेशन, ट्रेड को जो है आपके एक तरह से जो है आपके हेल्प मिली। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिली व्हील के कॉम्बिनेशन से। तो व्हील जो था उसने जो है आपके एक तरह से हमने कहा कि ये जो है आपके एक तरह से व्हील ने जो है आपके फास्ट किया लाइफ को, ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट किया और ट्रेड को जो है डेवलप किया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें बनाई गई या किस तरह की चीजें बनाई गई, उसका एग्जाम्पल क्या 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 लिखेंगे। 4 examples of human made environment are polluted air by automobiles, invention of wheel for transportation, industries for trade and farming techniques for cropping। तो ये 4 चीजें कहा था, 4 चीजें हम लोग ने एक्सप्लेन कर दी। तो हम लोग ने कार बनाया जिससे पॉल्यूट कर दिया, पॉल्यूशन कर दिया एयर में, तो ऑटोमोबाइल का जो है वो बनाया। फिर इन्वेंशन ऑफ व्हील हो गया जिससे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया। फिर इसके बाद इंडस्ट्री जो है आपके बनाई गई ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, और फिर फार्मिंग टेक्निक्स बनाई गई फॉर। तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, मतलब ह्यूमन ने इसको बनाया है। तो जिन चीजों को ह्यूमन ने बनाया है वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के फॉर्म में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमने आपको बताया था, लिथो मीन्स रॉक्स, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ रॉक्स। और कैसे पाया जाता है, अर्थ का सरफेस ऊपर, तो ऊपर का अर्थ का सरफेस कहीं पर हमने आपको बताया माउंटेनियस है, हिली रीजन है, कहीं पर प्लेन रीजन है, कहीं पर कोस्टल रीजन है, कहीं पर डेजर्टेड रीजन है। ये सब क्या है, लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर की स्टडी के मतलब क्या हुआ, अर्थ सरफेस की स्टडी। रॉक्स कैसा पाया जा रहा है, कौन कौन से जो है आपके रॉक्स जो है आपके उसमें मिल रहे हैं किसी रीजन में, उसमें कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, ये क्या है, ये स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर को कैसे डिफाइन करेंगे, रीजन ऑफ रॉक इज नोन एज लिथोस्फीयर। अब इसे लिखेंगे कैसे, लिखने में देखिए क्या करेंगे। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो लिथोस्फीयर किसको कहा जा रहा है, लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट, क्रस्ट मतलब होता पपड़ी, एक सॉलिड पपड़ी है, क्रस्ट है, और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की ऊपर टॉप लेयर जो है हार्ड, जिसमें क्या क्या है, उसमें रॉक्स और मिनरल्स है, और ऊपर के पोर्शन में क्या है, सॉइल है। तो ऊपर जो है मिट्टी है, सॉइल है, और अंदर के पोर्शन में रॉक्स और मिनरल्स है, तो उसी को लिथोस्फीयर कहा जा रहा है। तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. उसी को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, which are the 2 major components of biotic environment? 2 major components, components मतलब पार्ट, 2 कौन से ऐसे पार्ट हैं जो बायोटिक एनवायरनमेंट को बनाते हैं। बायोटिक मींस लिविंग, तो लिविंग जो एनवायरनमेंट है उसमें 2 बड़े पार्ट कौन है, प्लांट्स और एनिमल्स है। बायोटिक एनवायरनमेंट क्या था, लिविंग एनवायरनमेंट, और बायोटिक एनवायरनमेंट में हमने क्या बताया था, 2 बड़े चीजें, प्लांट्स और एनिमल। आप लिख सकते हैं, इवन ह्यूमन बींग्स लिख सकते हैं, लेकिन मेनली प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो आपके बायोटिक एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। अब इसे लिखेंगे कैसे, The 2 major components of biotic environment are plants and animals। बस, क्योंकि बायोटिक क्यों है, लाइफ है, लाइफ प्लांट्स में भी है, लाइफ एनिमल में भी है, अब बायोटिक एनवायरनमेंट कह रहा है। तो बायोटिक एनवायरनमेंट मतलब वो एनवायरनमेंट जिसमें लाइफ है, बायोस्फीयर। हमने बोला था ना, पहला था लिथोस्फीयर, दूसरा क्या था, हाइड्रोस्फीयर, तीसरा क्या था, एटमोस्फीयर, और चौथा क्या था, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कौन सा रीजन था, जहां लाइफ थी, और उसमें क्या क्या आ गया था, सारी चीजें आ गई थी, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, जिसमें जिन जिन चीज में लाइफ है वो सब बायोस्फीयर में आ गई। तो वही क्या है, आपके बायोटिक जो है आपके एनवायरनमेंट। तो बायोटिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट पूछ रहा है, द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट।
तो मेजर कंपोनेंट्स में कौन आ जाएगा? प्लांट्स एंड एनिमल, ये आपके आ जाएंगे। क्या है? 7th क्वेश्चन है व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है? हमने आपको डिफाइन किया था, बायो मतलब लाइफ, स्फीयर मतलब रीजन, वो रीजन जहां पे लाइफ है उसको बायोस्फीयर। लाइफ कहां है? या अर्थ के सारे पार्ट पर है? हमने आपको क्या कहा कि अर्थ दो चीजों से, एक बायोटिक एक अबायोटिक। तो बायोटिक जो है, बायोस्फीयर की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा क्या पूरा रॉक्स लिथोस्फीयर क्या जो है आपके लाइफ है? क्या पूरा एटमॉस्फेयर लाइफ वाला है? क्या पूरा हाइड्रोस्फीयर लाइफ वाला है? वो पोर्शन जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर से मिलके बना है और जहां लाइफ है वही क्या है? बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर वो रीजन है जो कि आपके तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के जहां पे लाइफ है। तो बायोस्फीयर को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट्स एंड एनिमल मिलकर के क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर। और द लिविंग वर्ल्ड, तो बायोस्फीयर बनाएंगे या फिर लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ where land, water and air interacts with each other to support life। अभी हमने आपको क्या कहा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का वो पोर्शन जो मिलकर के लाइफ को सपोर्ट करता है, लाइफ बनाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर को कैसे डिफाइन करेंगे? प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। It is the narrow zone of the earth, वो पोर्शन where land में आ गया जो है लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर एंड एयर, एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को बनाती है। तो यही चीज जो है आपको समझना है और आपको लिखना है। तो यही जो है आपका 7th वाले का आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों के 7 क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। Now coming on to the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्मॉल आंसर टाइप जो है आपके क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर। आपको आंसर दिए हुए हैं, 3 आंसर दिए हैं ए बी सी, इसमें से कोई एक करेक्ट जो है आपको सही आंसर है उसको टिक करना है। विच इज नॉट अ नेचुरल, वेट, विच इज क्या है? Which is not a natural ecosystem, not a natural ecosystem। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया है, कौन सा ऐसा है जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? डेजर्ट, डेजर्ट क्या ह्यूमन बीइंग ने बनाया है? हम लोगों ने बनाया है? नहीं, ये तो नेचुरल है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या हम लोग ने बनाया है? ये भी नेचुरल है। एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या नेचर में बना है? नहीं, एक्वेरियम हम लोग ने बनाया। एक्वेरियम क्या है? एक्वेरियम जो है आपके ऐसी प्लेस होती है, ऐसे जो है आपके हाउस होते हैं, होम होते हैं किसके? फिश के, जिसमें हम लोग फिशेस को रखते हैं। तो आपके जो एक्वेरियम्स होते हैं उसमें पानी भर करके हम लोग मछलियों को रखते हैं। तो मछलियों के वो पॉन्ड आप छोटे से कह सकते हैं, छोटा सा उनका घर कह सकते हैं, होम कह सकते हैं, जहां पर मछलियों को रखा जाता है। तो वो कौन बना रहा है? वो तो ह्यूमन मेड है, ह्यूमन ने बनाया है, इसलिए एक्वेरियम क्या है? ह्यूमन मेड है। तो यही पूछ रहा है विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? तो नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया, गॉड ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, वो क्या है? डेजर्ट, फिर फॉरेस्ट, फिर अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान ने क्या बनाया? एक्वेरियम बना दिया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसलिए ये दोनों तो आपके नेचुरल हैं, लेकिन ये जो है आपके नेचुरल नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा। तो बी जो है वो आपका आंसर है, जो हम लोग देखते हैं कि विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन नहीं है? एक्वेरियम नहीं। तो एक्वेरियम भी तो एक इकोसिस्टम आप बोल सकते हैं, लेकिन इकोसिस्टम के मतलब हमने क्या कहा? जहां लाइफ है आपस में, जैसे फिश है, फिश का पानी से रिलेशन हम देखते हैं, पानी और भी चीजें होती हैं, उनके फूड होते हैं, उनकी सारी चीजें होती हैं, उनका आप रिलेशन देखते हैं। तो वो क्या हो गया? वो पूरा इकोसिस्टम हो गया। एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, वो ह्यूमन मेड है।
और यहां पे पूछ रहा है नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है देखिए, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। कौन ऐसा कंपोनेंट है जो ह्यूमन एनवायरमेंट में नहीं आता। नॉट अ कंपोनेंट कह रहा है, जो ह्यूमन एनवायरमेंट में नहीं आता, इसका मतलब ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड नहीं है। तो पहली चीज आती है लैंड। जमीन का क्या ह्यूमन बींग से लेना देना है, या ह्यूमन बींग उसको मिलकर के बनाता है, नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं बनाता। रिलीजन किससे बनता है, ह्यूमन बींग से ही बनता है। ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो किसी एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो जुडाइज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपके अलग अलग जो है आपके एक तरह से रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग। तो रिलीजन क्या है, ये ह्यूमन एनवायरमेंट में आएगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का ग्रुप है ये। कम्युनिटी भी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स। ये किससे बनी है, ये भी ह्यूमन बींग से बनी है। तो कम्युनिटी भी ह्यूमन बींग्स से आएगी। तो ये पूछ रहा है विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। जो ह्यूमन एनवायरमेंट से जो है आपके कंपोनेंट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। लैंड जो है ह्यूमन एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। रिलीजन है, इंडिविजुअल पर्सन है, फैमिली है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, ये सब आएगा। ये क्या है, ह्यूमन एनवायरमेंट में आएगा। लेकिन लैंड जो है वो आपके ह्यूमन एनवायरमेंट में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है देखिए, विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया हो। पहली चीज माउंटेन। कौन सा माउंटेन किस इंसान ने बनाया है। पर्वत जो होते हैं ऊंचे ऊंचे, क्या वो इंसान ने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं। क्या है, नेचर मेड है। इसको जो है आपके अल्लाह ने बनाया है। उसी तरह से सी है, समुद्र। क्या समुद्र किसी इंसान ने बनाया है, नहीं बनाया है, नेचर मेड है। तो ये क्या है, ये ह्यूमन मेड नहीं है। तो ना तो ह्यूमन मेड ये है और ना ही ह्यूमन मेड ये है। रोड किसने बनाया है, रोड इंसान ने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। हम लोग ने जो है उसको बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। तो रोड जो काम है वो क्या है, ह्यूमन बींग्स का जो है वर्क है। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स ने इसको बनाया है। और यही पूछ रहा है विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरमेंट कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, दैट इज रोड। तो रोड जो है वो ह्यूमन मेड एनवायरमेंट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, थ्रेट टू एनवायरमेंट। थ्रेट मतलब क्या होता है, थ्रेट मतलब होता है कि जिस चीज से किसी चीज को खतरा हो, खतरे को थ्रेट बोलते हैं। तो एनवायरमेंट को किस चीज से थ्रेट है, किस चीज से खतरा है, ये देखना है। तो पूरे एनवायरमेंट को किस चीज से खतरा है, थ्रेट किससे है। तो विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को किस चीज से खतरा है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए ग्रोइंग प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं वो क्या एनवायरमेंट को किसी तरह का थ्रेट देते हैं, कोई कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, या एनवायरमेंट को बर्बाद कर सकते हैं, या एनवायरमेंट को जो है आपके एक तरह से डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो क्या किसी तरह का थ्रेट है, तो थ्रेट किसी तरह का नहीं है एनवायरमेंट को। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, क्रॉप्स जो है उगा रहे हैं, तो ये क्रॉप्स जो उग रहे हैं क्या ये थ्रेट है एनवायरमेंट के लिए। क्या उससे कोई एयर पॉल्यूट हो रही है, क्या इससे कोई सॉइल पॉल्यूट हो रहा है, क्या हम इससे जो है ह्यूमन बींग्स के लिए ये कोई जो है बैड इफेक्ट आ रहा है। तो क्रॉप अगर हम लोग उगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थ्रेट एनवायरमेंट के लिए नहीं है। ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, क्या ये थ्रेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
क्यों नहीं, क्यों, कैसे हो सकता है? एनवायरमेंट के लिए थ्रेट क्या है? हम जब बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से क्वांटिटी में होते चले जाएंगे, नंबर्स में होते चले जाएंगे, तो जब ज्यादा क्वांटिटी में होते चले जाएंगे हमें प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। जब हमें प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी तो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम कम से कम टाइम दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम के भंडार रहेंगे। अब किसी के पास अगर 2 प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ 2 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और किसी के पास 50 प्रॉब्लम है, उसको 50 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो जो 50 प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो उसके लिए क्या एफिशिएंसी रहेगी? नहीं रहेगी। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई तो कोई कुछ भी कर रहा है, एनवायरमेंट को, कोई एयर को पॉल्यूट कर रहा है, कोई सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है, वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। आप किसको रोकेंगे? नहीं रोक पा रहे। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो एक थ्रेट है टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए थ्रेट आप मान सकते हैं। तो ये क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के ग्रो करने से एनवायरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। थ्रेट मतलब नुकसान, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला प्लांट्स के जो है ग्रो करने से, क्रॉप्स के ग्रो करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन इंसान के ग्रो करने से, पॉपुलेशन के ग्रो करने से जो है आपके एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं। तो जितना भी आप देखते हैं पॉल्यूशन हम लोग बात करते हैं, फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ये सब किसने किया है? ये सब ह्यूमन बीइंग्स ने किया है, हम लोग ने किया है। तो हम लोग ने एनवायरमेंट को थ्रेट दिया है। तो ये थ्रेट जो है एनवायरमेंट को किससे मिल रही है? ग्रोइंग पॉपुलेशन से। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, मैच द फॉलोइंग। कुछ चीजें आपको दी गई हैं, उसको हम लोगों को यहां पर देखना है किससे वो मैच कर रहा है। पहले हम लोग यहां देख लें क्या क्या दिया है। ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, अर्थ को सराउंड करने वाली ब्लैंकेट। डोमेन ऑफ वाटर, वाटर का पूरा जो है आपके एक तरह से जो वाटर को बनाता है, जैसे ओशन है, वो पूरा डोमेन हो गया। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल जो लगती है, जमीन जो खींचती है हम लोगों को। अवर सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट हमारा। नैरो जोन वेयर लैंड एंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, जहां पर ऐसा नैरो जोन जहां पे लैंड, वाटर, एयर इंटरैक्ट करती है, मिलती है। रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग के बीच का रिलेशन, ये आपके इसमें दिया है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कौन किससे मैच करता है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? हम लोग ने बताया, पहले बताया हमने, लिथोस्फीयर अलग है, हाइड्रोस्फीयर अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है। लेकिन इन तीनों से मिल करके एक ऐसा रीजन है जो तीनों में कॉमन है, तीनों से मिल करके एक ऐसी जगह बनी है जहां पर जीवन है, लाइफ है, वही क्या है? बायोस्फीयर है। तो ये किससे बना हुआ है? ये आपके तीनों के लैंड, वाटर, एयर के इंटरैक्शन से बना है। इसलिए फर्स्ट किससे मैच कर रहा है? ई से। तो 1 जो है वो ई से मैच कर रहा है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। भाई एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो गैसेस जो अर्थ को सराउंड किए हुए हैं। यही कह रहा है कि ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर किससे मैच कर रहा है? ए से। तो इसलिए सेकंड का आंसर क्या है? ए। सेकंड ए से मैच कर रहा है। फिर हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? डोमेन ऑफ वाटर, वाटर का कलेक्शन, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड पोर्शन जो है आपके किससे मैच कर रहा है? बी से। और एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ें या किसी 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशन को पढ़ें और उसकी सराउंडिंग के बारे में जाने, वही एनवायरमेंट है। यहां पे क्या है? एनवायरमेंट। अगर आप देखें तो ये एफ वाला है, रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशन, और एंड देयर सराउंडिंग्स, और उनका रिलेशन विद सराउंडिंग, ये आपको करना है। तो ये क्या है? एनवायरमेंट एफ से मैच कर रहा है। तो फोर्थ जो है वो एफ से, फोर्थ जो है वो एफ से मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ई से, सेकंड ए से, थर्ड बी से और फोर्थ एफ से। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव रीजंस, रीजन देना है। पहला क्या है, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट, इंसान ने अपने एनवायरमेंट को चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, उसमें मॉडिफिकेशन ले आया। मॉडिफाई कैसे किया है यही आपको देखना है। मॉडिफाई क्यों किया, उसका रीजन क्या है, उसकी नीड, उसकी जरूरतें, उसकी आवश्यकताएं। तो अगर इंसान को कोई चीज की आवश्यकता है तो उसने नेचर में देखा ये चीज मौजूद है, ये हमारा काम कर देगी, उसने उस काम को कर लिया। तो एक तरह से इंसान को की नीड ने एनवायरमेंट से काम करा लिया। मतलब मैन ने एनवायरमेंट को, अपने पूरे एनवायरमेंट को, मैन चाहता तो नेचुरल एनवायरमेंट में रहता, कुछ ना बनाता, कोई चीज कंस्ट्रक्ट ना करता, जैसा दुनिया है, जिस तरह से जो है अल्लाह ताला ने बनाया है, जमीन बनाया है, पानी बनाया है, सारी चीजें वैसे ही रहता, घर ना बनाता, ऐसे खुले जो है जगह में रहता, तन्ना जो है आपके बनाता, कोई खाना वाना ना पकाता, बस जो फ्रूट वूट मिल रहा था बस उसी को खा करके रहता। लेकिन उसने अपनी जरूरतें क्या थी, एक घर बनाना, धूप से, आंधी से, पानी से बचाने के लिए। भूख लग रही है, खाना खाना, खाना कितना खाएगा प्लांट्स और एनिमल्स, जब तक फूड आप पका के नहीं खाएंगे, वो उसकी नीड थी। फिर आपके उसके एक जगह से दूसरी जगह जाना है, व्हील का इन्वेंशन हो गया, ऑटोमोबाइल्स आ गई, बाइसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, ट्रेन बन गई, एरोप्लेन बन गया। ये क्या है, ये हम लोग की ग्रोइंग नीड्स है। तो इंसान ने अपने एनवायरमेंट को मॉडिफाई क्यों किया, ये सिंपल सा दिमाग में रखिए। वो क्या है, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वही चीज दिया जा रहा है। आंसर देखिए यहां पे हमने लिख दिया है, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट ड्यू टू हिज और हर ग्रोइंग नीड्स। बस सिंपल से एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं कि उसकी ग्रोइंग नीड्स जो है, अभी हमें जो है आपके कार मिल गई, कार से हमने फिर बना लिया एरोप्लेन, ट्रेन बना लिया, ट्रेन से फिर एरोप्लेन बना लिया, इस तरह से हम बनाते चले गए सारी चीजें। तो इस तरह से जो है आपके एक तरह से ग्रोइंग नीड जो है उसकी तो इस वजह से ग्रोइंग नीड्स ने जो है आपके एनवायरनमेंट को चेंज किया। सेकंड है देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स एनिमल किस तरह से डिपेंड होते हैं ईच अदर पे, प्लांट्स और एनिमल किस तरह से जो है आपके इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इंटरडिपेंडेंट इस तरह से देख सकते हैं कि एनिमल्स तो टोटली डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। डायरेक्टली डिपेंडेंट कैसे हैं, एनिमल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्लांट्स को खाते ही हैं, फ्रूट्स खाते हैं, प्लांट्स के जो आपके एक तरह से जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है वो आपके इनहेल करते हैं। तो एक तरह से एनिमल्स क्या है, पूरी तरह से प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। प्लांट्स में भी ऐसा नहीं कि प्लांट्स अपने आप ग्रो कर जाते हैं, एनिमल्स बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पे जैसे मान लीजिए कि सीड्स है, सीड्स एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है, बर्ड्स ले जाती हैं, या आपके एक तरह से जितने भी एनिमल्स हैं अपने बदन में लगा करके, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सीड पड़ा हुआ था, इसको उठा करके 10 कदम आगे जा करके उसने वहीं उसके बदन से झड़ गया और वहां पे गिर गया, यहाँ का प्लांट वहां जाकर के निकल आया। तो स्प्रेड करने में, प्लांट्स को स्प्रेड करने में, प्लांट्स को इनडायरेक्ट वे में हेल्प करने में आपके एक तरह से एनिमल्स का भी हाथ है। तो एनिमल्स प्लांट के लिए जरूरी है, प्लांट एनिमल्स के लिए जरूरी है, और खासतौर से प्लांट बहुत ही जरूरी है एनिमल्स के लिए, क्योंकि सबसे पहली चीज ऑक्सीजन जो सर्वाइवल है वो ड्यू टू प्लांट्स है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर बिकॉज दे फुलफिल नीड्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं ये, इसलिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो एक दूसरे की क्योंकि जरूरतों को पूरा कर रहे हैं इसलिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यही पूछ रहा है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्यों है, तो इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि वो एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसी वजह से है आपके एक तरह से डिपेंडेंट है।